नमस्कार दोस्तों, जे स्टेक में आपका हार्दिक स्वागत है। और हम जो आरएलसी सर्किट पढ़ रहे थे दोस्तों, उसमें आज का हमारा जो टॉपिक है एसी सिंपल सर्किट। उसमें क्या है दोस्तों, हमने आर मतलब रेजिस्टेंस और एल इंडक्टेंस दोनों को सीरीज में जोड़ा है, जो कि आप यहाँ चित्र में देख सकते हो। अब इसमें क्या पावर फैक्टर रहता है या इसमें वोल्टेज करंट के साथ में कैसे रिलेशन में रहता है, उसके बारे में हम जानकारी देखेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले देखिए, ये हमने वोल्टेज सोर्स लगा दिया है वीटी, जो हम बाहर से जो वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद ये हमारा एक प्रतिरोध जुड़ रखा है, रेजिस्टेंस जुड़ रखा है, और इसके साथ ही सीरीज में हमने इंडक्टेंस जो है जोड़ रखा है, एल यहाँ से जोड़ रखा है। अब दोस्तों हम बात कर ले कि करंट जो है वो जो यहाँ से आर में से होकर गुजरेगा वो कभी एक्सएल में से होकर गुजरेगा। लेकिन हम देखेंगे कि जो वोल्टेज जो है वो यहाँ आर प्रतिरोध में जो वोल्टेज है, वोल्टेज ड्रॉप है, वो वी आर होगा, जबकि जो इंडक्टेंस एल में जो प्रतिरोध है दोस्तों वो वी एल होगा, या वोल्टेज जो ड्रॉप है वो वीएल होगा। अब हम बात कर ले दोस्तों कि ये कहाँ ऐसी स्थिति आ सकती है जब दोनों सीरीज में जुड़ रखे हो। तो हम किसी भी मोटर की बात कर ले दोस्तों, जो हमारे पास एसी पे काम करने वाली कोई भी मोटर होती है, उसमें हमने कॉइल तो लपेट ही रखी होती है, कुंडली तो हो रखी होती है, उसमें जहाँ इंडक्टेंस काम करेगा, और उसके अलावा अगर उसमें प्रतिरोध भी जो है दोस्तों वायर का जो यूज हो रहा है, तो वहाँ आर और एल को हम सीरीज में मान सकते हैं। अब दोस्तों इसमें क्या होता है, करंट तो जो है दोनों में सेम ही रहता है, लेकिन वोल्टेज ड्रॉप है जो अलग अलग होता है। उसके बारे में हम देख लेते हैं दोस्तों, ये इसमें क्या क्या जानकारी और क्या क्या महत्वपूर्ण चीजें। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों आरएमएस करंट, जो हम आईएल यहाँ जो करंट की बात कर रहे हैं दोस्तों, वो किसके द्वारा रोकी जाएगी, किसके द्वारा अपोज की जाएगी, वो दोस्तों एक्सएल और आर दोनों के द्वारा। एक्सएल यहाँ है इंडक्टिव रिएक्टेंस और आर यहाँ है प्रतिरोध। आर का तो काम ही होता है, प्रतिरोध का तो काम ही होता है करंट का विरोध करना। और एक्सएल एक्सएल दोस्तों इंडक्टिव रिएक्टेंस है, जो भी क्या इंडक्टेंस में जो धारा उत्पन्न होती है दोस्तों, जो वोल्टेज बनता है वो भी धारा के प्रवाह का विरोध करता है। तो ये दोनों मिलके दोस्तों यहाँ जो है करंट को अपोज करेंगे, करंट को रोकने की कोशिश करेंगे। अब हम बात कर ले तो दोस्तों वोल्टेज ड्रॉप, मैंने पहले भी बता दिया कि आर के अंदर जो वोल्टेज ड्रॉप वी आर होगा, और एल के अंदर जो वोल्टेज ड्रॉप है दोस्तों वी एल होगा। और ओम के नियम से हमको पता है वी इक्वल टू क्या होता है, आई आर, वी बराबर आई आर। तो आर के लिए हम आई आर लगा देंगे, और वी एल के लिए हम आर का उपयोग नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे यहाँ आर है सेम वैसे के वैसे यहाँ एक्सएल है। तो वीएल में हम दोस्तों यूज करेंगे आई एक्सएल। इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे न्यूमेरिकल, तो आपको ध्यान रखना है इंडक्टेंस जब जुड़ रखा हो तो आई एक्सएल होता है, मतलब यहाँ आर की जगह एक्सएल जुड़ जाता है, जबकि काम दोनों का सेम ही है, धारा का विरोध करना। उसके बाद हम बात कर लेते हैं दोस्तों, आगे हमारे पास जो चीज है वो है करंट जो है दोस्तों आई इस पूरे सर्किट में। अब हम बात कर रहे हैं दोस्तों, यहाँ हमको पता है कि इस जब हम प्रतिरोध की बात करते हैं तो यहाँ वोल्टेज और करंट दोस्तों फेज में होते हैं, इन फेज होते हैं, इन दोनों के बीच में कोई भी जो है पावर फैक्टर का एंगल नहीं होता। जब हम बात कर लें एक्सएल की, या हम इसकी बात करते हैं इंडक्टेंस की, तो इसमें जो है दोस्तों वोल्टेज और करंट के बीच में जो है 90 डिग्री का जो है अंतर रहता है, 90 डिग्री का जो है पावर फैक्टर रहता है। तो एक्सएल जो है दोस्तों, इसमें जो है एक्सएल में हम बात करें तो आई जो है वोल्टेज से दोस्तों 90 डिग्री जो है पीछे रहता है। ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है या जो इंडक्टेंस होता है उसमें जो करंट है वोल्टेज से आगे रहता है, पीछे रहता है, या इन फेज रहता है। तो हमको ध्यान रखना दोस्तों, इसमें जो करंट है वो वोल्टेज से पीछे रहता है, 90 डिग्री जो है पीछे रहता है। वही हम दोस्तों रेजिस्टेंस की बात करें तो इसमें कोई अंतर नहीं होता है, कोई बिल्कुल 0 डिग्री का जो फेज अंतर होता है। इसका मतलब वोल्टेज और करंट यहाँ दोनों जो इन फेज होते हैं, फेज में होते हैं। वही हम दोस्तों यहाँ जो चित्र बना रखा, हमने जो डायग्राम बना रखा, उसके थ्रू हम देखें तो दोस्तों यहाँ जो है ये हमने जो है एक्स अक्ष पे जो हमने करंट लिया है दोस्तों, करंट क्यों लिया है, क्योंकि करंट जो है VL और IL मतलब इंडक्टेंस और रेजिस्टेंस जो दोनों जुड़ रखे हैं उन सब में कॉमन है, इसलिए हमने इसको एक्स अक्ष पे ले लिया, और वाई अक्ष पे दोस्तों हमने वोल्टेज का लिया। अब इसमें हम देखेंगे कि एक्स अक्ष पे जो करंट है और जो वोल्टेज हम कौन सा लेंगे दोस्तों, वी आर का, क्योंकि ये एक लाइन है, इसके ऊपर ये बन जाएगा, ओवरलैप हो जाएगा, तो इनके बीच में जो है कोई भी एंगल नहीं बनेगा, कोई भी कोण जो है पावर फैक्टर का कोण यहाँ नहीं बन रहा है, इसलिए इन दोनों के बीच में क्या दोस्तों 0 डिग्री, इसलिए ये रेजिस्टेंस वाले को शो कर रहा है। अब हम बात कर ले दोस्तों यहाँ VL, तो VL क्या है, इंडक्टेंस में जो वोल्टेज ड्रॉप है उसको ले ले। तो दोस्तों यहाँ हम बात कर ले कि ये चीज है इस आई से दोस्तों ये आगे, अब ये लैग करेगा या लीड करेगा, वो कैसे पढ़ते हैं तो वो भी मैंने बताया था कि दोस्तों अगर आप घड़ी की विपरीत दिशा में जा रहे हो तो वहां हमको लीड बताना है, मतलब आगे रहेगा, और घड़ी की विपरीत दिशा में जो चीजें है वो पीछे रहेगी। तो इस चित्र के अकॉर्डिंग हम बात कर ले तो दोस्तों कौन किससे पीछे और कौन किससे आगे। सबसे पहले हम बात कर ले दोस्तों करंट की, तो करंट तो दोनों में सेम होगी, क्योंकि सीरीज में जो करंट यहाँ जा रही होगी वो करंट इसमें जाएगी, तो करंट की तो इसमें बात कर नहीं सकते। लेकिन आप यहाँ पे देखोगे दोस्तों कि रेजिस्टेंस जब जुड़ रहा हो तो करंट और वोल्टेज के बीच में 0 डिग्री
ये वोल्टेज और ये करंट, अगर आप इस एरो के साइन के हिसाब से, इस तीर के निशान से बात करें तो दोस्तों देखिए घड़ी की एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में। तो विपरीत दिशा में हमको क्या लेना है दोस्तों, लीड लेना है। क्या बोलेंगे हम, लीड। इसका लीड का मतलब होता है आगे, या मैं आपको एक्सप्लेन कर लूं, लीड का मतलब होता है आगे। तो देखिए दोस्तों वोल्टेज जो है, इंडक्टेंस का जो वोल्टेज ड्रॉप है वो इस करंट से आगे है। कितना आगे है दोस्तों, 90 डिग्री से आगे। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यहाँ आपको ध्यान रखनी। या हम दोस्तों जब अगर ये उल्टी बात करें दोस्तों, क्लॉकवाइज, क्योंकि हमारी घड़ी है जो ऐसे ऐसे घूमती है, अगर घड़ी की दिशा में बात करें हम, तो हम इसको लेंगे दोस्तों लेग। लेग का मतलब होता है पीछे, लेग का मतलब होता है सीधे सीधे पीछे। इसका मतलब हम यहाँ बात करें कि वोल्टेज इंडक्टेंस में जो वोल्टेज ड्रॉप है VL, उससे जो करंट है दोस्तों पीछे रह रहा है, क्योंकि हम घड़ी की दिशा में बात कर रहे हैं। तो कितना पीछे रह रहा है दोस्तों, ये 90 डिग्री से पीछे रह रहा है, इंडक्टेंस की बात करें। और अगर हम रेजिस्टेंस की या रेजिस्टर की बात करें तो उसमें तो दोनों के बीच में कोई अंतर नहीं है, ये ध्यान रखना। ये मैंने फिर से पावर फैक्टर का बता दिया कि आगे पीछे कौन रहता है। अब दोस्तों हम एक और बात करें, हम दो राशि और आगे, एक VL आ गया और एक VR आ गया। हम दोनों वोल्टेज की भी तो बात करेंगे, तो दोनों वोल्टेज के बीच में देखिए दोस्तों जो है 90 डिग्री का यहाँ भी फेज अंतर होता है, यहाँ भी अंतर होता है। इसलिए हम इनको जो है सीधे सीधे नहीं जोड़ सकते कि जो हमने वोल्टेज टोटल अप्लाई किया उसमें से देखें कि दोस्तों इसमें वोल्टेज ड्रॉप और इसमें वोल्टेज ड्रॉप दोनों को जोड़ दो तो ये मेन या हमने जो अप्लाई वोल्टेज है वो आ जाएगा। तो ऐसा नहीं है इसमें दोस्तों, इसको सीधा सीधा नहीं जोड़ सकते, इसको हम सदिश रूप में जो है दोस्तों जोड़ना पड़ेगा, सदिश इसका जो योग करना पड़ेगा। तो उसके लिए भी हम देख लेते हैं दोस्तों, इसी चित्र को मैंने यहाँ बना दिया। ये VR और I जो है इसमें दोनों दर्शा रखे, ये VL दर्शा रखे। अब हम VL और दोस्तों VR दोनों को जोड़े तो इसमें क्या होगा दोस्तों, ये वाले यहाँ से यहाँ तक अगर लेंथ दोस्तों VL हो तो सामने भी हमने इसको एक पैरेललोग्राम के टाइप में बना दिया, लेकिन ये स्क्वायर के जैसे लग रहा है। तो दोस्तों जितनी भुजा ये होगी उतनी उतनी ये होगी। तो अब देखिए दोस्तों ये एक त्रिभुज बन गया, ये समकोण त्रिभुज बन गया, जिसमें ये वाली भुजा कर्ण होगी। और आपने दोस्तों सदिश का जो है योग पढ़ा हो तो इसमें क्या होता है कि अगर हम दो सदिशों को, किन्हीं भी दो सदिशों को दोस्तों त्रिभुज की दो भुजाओं के रूप में दर्शाएं, जैसे इसको देखने से दोस्तों अगर VR इस तरीके से है और VL हमारा ऐसे है, तो तीसरा जो सदिश होता है वो परिणामी सदिश को बताता है और उसकी दिशा जो है लास्ट वाले के दोस्तों विपरीत होते हैं। हालांकि ये एक तीर इधर है एक इधर है तो जाना तो यूं चाहिए, लेकिन परिणामी बता रहा है इसलिए ये दोस्तों ऊपर के साइड जाएगा, जो कि मैंने यहाँ बना रखा। तो ये V जो है दोस्तों परिणामी सदिश है, या इसके VL और VR दोनों को जोड़ेंगे तो परिणामी दर्शाएगा। तो ये VL और VR हम दोनों को जोड़े तो परिणामी हमारे पास हमने जो अप्लाई किया है वो है, तो इसको दर्शाएंगे दोस्तों V से। अब दोस्तों ये देखिए एक समकोण त्रिभुज है, इसमें ये कर्ण भुजा होगी, ये दोस्तों जो है जिसपे 90 डिग्री थीटा बन रखा होता है ये आधार होती है, और जो खड़ी भुजा होती है वर्टिकल जो भुजा होती है वो दोस्तों लंब कहलाती है। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम इसको जोड़ देंगे, कर्ण का स्क्वायर तो हमने कर दिया V का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये हमने दोनों जोड़ दिया। तो दोस्तों इसको जो है सदिश रूप में जो है जोड़ा जाएगा, सीधा नहीं जोड़ा जाएगा क्योंकि इनके बीच में जो है अंतर। और ये फाई है दोस्तों जो परिणामी और VR या फिर कह दो VL के बीच में जो है दोस्तों कोण है जो थीटा इसमें दर्शा रखा, फाई से दर्शा रखा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं दोस्तों इंपीडेंस ऑफ अ सीरीज RL सर्किट। RL सर्किट की इंपीडेंस क्या होती है। अब दोस्तों देखिए कि जो हम सर्किट पढ़ रहे हैं RL जो सीरीज में जुड़ रखे, इसमें रेजिस्टेंस का काम भी जो है करंट का विरोध करना, और जो ये इंडक्टिव रिएक्टेंस दे रखा है इंडक्टेंस जो है ये भी करंट का विरोध करता है, मतलब दोनों ही करंट को प्रभाव को दोस्तों रोक के रखते हैं। तो इनके संयुक्त जो प्रभाव होता है कि दोनों रोकने वाला काम समान कर रहे हैं, इसलिए इसके संयुक्त प्रभाव को हम क्या कहेंगे दोस्तों, इंपीडेंस कहेंगे। इंपीडेंस को Z से दिखा रखा है। अगर इंपीडेंस के बारे में आपसे पूछ लिया जाए कि इसको किससे दर्शाते हैं तो Z से दर्शाते हैं, या सीधी सी इसकी डेफिनेशन पूछ ले कि इंपीडेंस होता क्या है, तो इंपीडेंस ये ध्यान रखना दोस्तों कि जो इंडक्टिव रिएक्टेंस और रेजिस्टेंस दोनों जो है करंट को रोकने का विरोध करते हैं, दोनों रोकते हैं उसको, या जो धारा के बहने का विरोध करते हैं, तो दोनों को संयुक्त रूप से जोड़ देंगे तो वो इंपीडेंस जो है दोस्तों कहलाएगा। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों, ये जो है टोटल अप्लाइड वोल्टेज और करंट इन दोनों का है दोस्तों जो रेशियो होता है, हम अगर प्रतिरोध के रूप में भी ले रहे तो भी ये होता है वोल्टेज और करंट का जो है दोस्तों यहाँ जो है अनुपात होता है, रेशियो होता है। उसके बाद इसको भी जो है दोस्तों ओम में ही नापेंगे क्योंकि यहाँ दोनों जो संयुक्त रूप से हम ले रहे हैं। इसके बाद दोस्तों वोल्टेज ट्रायंगल की हम बात करें कि वोल्टेज ट्रायंगल बना दिए। देखिए दोस्तों इस वाले हिस्से को आप यहाँ देख सकते हो, ये लाइन हटा दो, अगर मैं इसी त्रिभुज को यहाँ बढ़ाऊं तो ये मेरा वोल्टेज ट्रायंगल कहलाता है। दोस्तों देखिए V और जो अप्लाइड वोल्टेज है टोटल और VR के बीच में फाई कोण है, और यहाँ जो है इस जो डायरेक्शन में हमने VL ले लिया
और ये वोल्टेज ट्रायंगल। अब इसके हिसाब से हम जोड़े दोस्तों, ये इक्वेशन में यहाँ पे रखो तो वी स्क्वायर इक्वल टू वी आर का स्क्वायर प्लस वी एल का स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय से ये हमने जोड़ दिया था। अब दोस्तों हम वी आर की बात करें तो ओम के नियम से वी इक्वल टू क्या होता है आई आर, तो हमने ये लिख दिया दोस्तों वी इक्वल टू आई आर। और वहीं हम एल की बात करते हैं, आर की जगह एक्सएल से रिप्लेस हो जाएगा, तो वी एल इक्वल टू आई एक्सएल। अब ये दोनों जो समीकरण यहाँ से जो दोनों मान है उठा के दोस्तों इसमें रख लीजिए, और हमें v का मान चाहिए तो ये इधर से रूट हटेगा, स्क्वायर हटेगा तो इस बाकी बचे हुए पे रूट लग जाएगा। तो हमने वी आर की जगह ये वाली समीकरण रख दी और वी एल की जगह ये वाली समीकरण रख दी, दोनों ये हो गया। अब दोस्तों इसका स्क्वायर तो दोनों को अंदर स्क्वायर हो जाएगा, आई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर एक्सएल का स्क्वायर, ये दोनों हो गए। अब आई स्क्वायर इधर और इधर दोनों कॉमन है तो हमने दोनों को बाहर ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा आर स्क्वायर और एक्सएल स्क्वायर, ये जो है ब्रैकेट में शेष बच गए। अब आई स्क्वायर का दोस्तों वर्गमूल लेंगे तो ये आई के रूप में बाहर आ जाएगा, ये आई आ गया, और तो अंदर क्या बचा दोस्तों अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। अब जो है दोस्तों v है, इस i को क्या करेंगे दोस्तों क्रॉस मल्टीपल में इसके नीचे ले जाएंगे, इसके वज्र गुणा के रूप में नीचे ले जाएंगे, v बटा i लिख दिया। और v बटा i जो है दोस्तों वही हमारा क्या कहलाता है z, ये हमने यहाँ लिख रखा है अप्लाइड वोल्टेज और करंट के जो अनुपात को क्या कहते हैं दोस्तों इंपीडेंस कहते हैं। तो v बटा i जो है दोस्तों z, तो z इंपीडेंस का पूछा जाए, किसी भी सर्किट की इंपीडेंस पूछ ले कि इसकी इंपीडेंस कितनी होगी आप निकालिए, तो वो दोस्तों इस रूप में आएगी z बराबर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, मतलब प्रतिरोध जो दे रखा है दोस्तों उसका स्क्वायर करके जोड़ दीजिए, और उसके बाद एक्सएल इंडक्टिव जो रिएक्टेंस दे रखी है उसका भी स्क्वायर करके जोड़ दीजिए, और दोनों का हम वर्गमूल लेंगे तो दोस्तों क्या आ जाएगा हमारे पास z की इंपीडेंस की वैल्यू आ जाएगी। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ हम ट्रायंगल और देख लेते हैं, ये इक्विवेलेंट वोल्टेज ट्रायंगल है, ये जो वोल्टेज का जो ट्रायंगल बना रखा है इसके जैसा कि जैसा ये है v इक्वल टू आई जेड हो गया, और वी एल इक्वल टू आई एल एक्सएल हो गया, और वी आर इक्वल टू आई आर हो गया, तो ये इसी के मान यहाँ पुट किए गए। और उसके बाद दोस्तों इंपीडेंस ट्रायंगल की बात करें, इसमें से आई इसमें से आई इसमें से अगर तीनों में से आई हटा दिया जाए तो दोस्तों ये इंपीडेंस ट्रायंगल बन जाता है जेड, इस वाले जो अक्ष है इस पे दोस्तों एक्सएल और ये हमारा आर हो गया, तो ये इंपीडेंस ट्रायंगल, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ जाते हैं बहुत बार, आपको ध्यान रखना है, सिंपल सा है। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ आर, अगर हमको यहाँ से आर की वैल्यू निकालनी है तो ये हो गया दोस्तों जेड cos फाई, और एक्सएल की वैल्यू निकालनी है तो जेड sin फाई। अब मैं बता दूं ये कहां से आया, तो जो भी दोस्तों हम जब सदिश पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है, जो भी जो हॉरिजॉन्टल मतलब आडी जो लाइन होती है दोस्तों उस पे हमेशा cos थीटा आता है, और खड़ी लाइन होती है दोस्तों उस पे जो है हमेशा sin थीटा आता है। तो ये देखिए दोस्तों आर हमारे इस आडी लाइन पे है, इसलिए जेड जो है cos फाई हो गया, क्योंकि आप यहाँ से देखोगे दोस्तों cos फाई की अगर हम बात करें, cos फाई इसकी इस फाई की जो थीटा दे रखा है इसका हम cos लेवे तो आप लाल बटे कक्का से देख सकते हो दोस्तों, लाल बटे कक्का का हमारे पास जो फॉर्मूला उससे क्या होता है दोस्तों आधार बटे कर्ण, तो आधार तो ये हो गया और कर्ण ये हो गया, तो cos फाई की हम बात करें तो आधार ये हो गया r बाई जेड, और हमको r की वैल्यू निकालनी है तो z cos फाई ये इधर गुणा हो जाएगा। वैसे दोस्तों इसमें sin थीटा ये हो गया लंब बटे कर्ण लगे आप, लंब बटे कर्ण, ये इसमें हम बात करें तो एक्सएल की निकालें तो दोस्तों z sin फाई, ये भी जो है लाल बटे कक्का से आ जाएगा। तो ये दोनों वैल्यू भी आपको ध्यान रखनी है। यहाँ फाई जो है दोस्तों जेड और आर के बीच का जो है कोण है, यहाँ के बीच का जो है इसमें एंगल है जिसको पावर फैक्टर भी कहा जाता है। तो दोस्तों ये इसमें है, इसके बाद की जो है और टॉपिक हम यहाँ देखते हैं। दोस्तों आगे हम देख लेते हैं, जब हमने आरएल जो है उसको सीरीज में लगा रखा तो यहाँ पावर फैक्टर क्या होगा या पावर क्या होगी दोस्तों इसमें, तो हम जानते हैं कि दोस्तों इसमें जो पावर P की हम बात करें तो P इक्वल टू क्या होता है दोस्तों VI, वोल्टेज और करंट का जो है दोस्तों गुणांक होता है, और वोल्टेज और करंट हमें कहां से मिलेंगे, वोल्टमीटर और एमीटर की रीडिंग। तो अब दोस्तों यहाँ हम बात कर रहे हैं कि वोल्टेज और एमीटर की जो रीडिंग का दोस्तों जो कॉम्बिनेशन होता है वो दोस्तों ट्रू पावर, और हम बात कर रहे तो रिएक्टिव पावर जो है दोनों का जो है दोस्तों हम मिश्रण होगा, दोनों का जो है योग होगा, जिसको हम संयुक्त रूप से दोस्तों एपीरेंट पावर जो है हम यहाँ कह सकते हैं। तो P इक्वल टू दोस्तों होता है V इंटू आई, और यहाँ हम दोस्तों जैसे हम जब प्रतिरोध यूज कर रहे थे तो दोस्तों प्रतिरोध वाले सर्किट में या रेजिस्टिव सर्किट में जो है दोस्तों वहाँ ट्रू पावर काम करती है, वहाँ हम वॉट जो है पावर का जो हम मात्रक लेते हैं, और रिएक्टिव पावर दोस्तों जब इंडक्टेंस लग रखा होता है, इंडक्टर लग रखा होता है तो हम वहाँ जो है दोस्तों हम पावर जो है रिएक्टिव पावर लेते हैं, उसका जो मात्रक है VAR, आपने देखा होगा VAR जो मात्रक होता है। यहाँ हम दोस्तों जब हम तीसरी कोई पावर पढ़ रहे हैं एपीरेंट पावर, तो इसमें ना तो जो है दोस्तों पावर का जो मात्रक है या शक्ति का जो मात्रक है वॉट होगा, न ही यहाँ VAR होगा दोस्तों, या नया ही मात्रक आएगा जो होगा दोस्तों VA वोल्ट एम्पियर, ये दोस्तों एपीरेंट पावर का होता है। एपीरेंट पावर जो है दोस्तों वो भी मैं आपको समझा दूंगा क्या होता है, ये इसको कैसे याद रखा जाए। अब दोस्तों हम जो इसका पावर का जो दोस्तों डायग्राम देखते हैं, या इसका जो है दोस्तों ये
ग्राफ देखते हैं तो इसमें देखिए दोस्तों, पहली वाली जो ये बन रखी है दोस्तों, ये जो वेव फॉर्म बन रखी है ये करंट का है, और ये वाला हिस्सा करंट का मैक्सिमम जो है मान है, और दूसरी वाली जो दोस्तों ये यहाँ से शुरू हो रही है ये वोल्टेज का है, और ये हिस्सा जो है वोल्टेज का मैक्सिमम मान। अब पावर जो है दोस्तों वोल्टेज और करंट की जो है दोनों का गुणा होता है, इन दोनों का मल्टीपल होता है संयुक्त रूप से। तो आप ये जो भी दोस्तों ऊपर के साइड में ये जो डॉटेड लाइन से देख सकते हो, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये पावर है। फिर अब हम आगे और बात करें दोस्तों, जो पॉजिटिव या धनात्मक दिशा में जो है ये भी पावर का हिस्सा है। अब दोस्तों जो पॉजिटिव हिस्से दोनों जो ऊपर की साइड है, ये कौन सी पावर है दोस्तों, ये जो है एनर्जी है जो हमको क्या होती है दोस्तों, सोर्स से जो है हमने जो भी वोल्टेज का सोर्स लगा रखा है वहां से सर्किट में कितनी पावर जा रही है, तो वो इतनी ज्यादा है। अब दोस्तों इंडक्टिव जो सर्किट होता है उसमें ईएमएफ बनती है, जिसको बैक ईएमएफ या काउंटर ईएमएफ कहते हैं। वो भी कुछ ना कुछ मान है जो दोस्तों सर्किट से वापस सोर्स की तरफ जाता है, लेकिन वो बहुत लिमिटेड होता है क्योंकि रेजिस्टेंस या सीरीज में लग गया है, तो कुछ तो ये रेजिस्टेंस ही वहां खा जाएगा। इसलिए आप देख सकते हो दोस्तों, ये नीचे जो ग्राफ है इतना बड़ा ना जाके ये दोस्तों ये वेवफॉर्म में जो छोटी सी बनी है, तो ये दोनों तरफ के जो दोस्तों जो छोटे छोटे हिस्से हैं वो एनर्जी वापस कहाँ मिल रही है, सोर्स में, लेकिन ये इतनी ज्यादा नहीं होगी, इससे कम ही होगी। अब हम दोस्तों पावर ट्रायंगल की बात कर ले, तो हम जब आरएल सीरीज सर्किट की बात कर रहे होते हैं तो दोस्तों क्या तीन प्रकार की जो पावर, तीन प्रकार की जो शक्तियां हैं मुख्य रूप से काम करते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों ट्रू पावर, जिसको वास्तविक शक्ति कहते हैं। उसके बाद दोस्तों रिएक्टिव पावर, मतलब प्रतिक्रियात्मक जो शक्ति होती है दोस्तों वापस वो कहलाती है। और उसके बाद दोस्तों कहला आगे नेक्स्ट इसमें तीसरी आती है एपिरेंट पावर, जो होती है आभासी। ये होती तो कुछ नहीं लेकिन इसके होने का आभास होता है। ये तीनों कब काम करती है दोस्तों, ट्रू पावर जो है या वास्तविक पावर, वास्तविक शक्ति जो सर्किट में कब काम करेगी, जब हमने केवल प्रतिरोध जोड़ रखा है। इसको दोस्तों हम जो है वाट में नापते हैं, जो ये इतने वोल्ट का है, ये सर्किट इतने वोल्ट का है। उसके बाद हम दोस्तों बात कर ले रिएक्टिव पावर। रिएक्टिव पावर कब काम करेगी, रिएक्टिव जो शक्ति है कब काम करेगी, जब सर्किट में केवल इंडक्टेंस या इंडक्टर जुड़ रखा होता है। इसको जो दोस्तों इसका मात्रक है VARS, ये दोस्तों इससे जो हम इसको नापते हैं, इसको मापन करते हैं। उसके बाद दोस्तों एपिरेंट पावर जो आती है, वो एपिरेंट पावर क्या होती है दोस्तों, या तो इसमें R रेजिस्टेंस प्लस इंडक्टेंस जुड़ रखा हो, या फिर दोस्तों रेजिस्टेंस प्लस कैपेसिटर इसमें जुड़ रखा हो। तो इन दोनों स्थितियों में ये आती है, इसका मात्रक आप देखोगे दोस्तों VA। अब ये तीनों पावर को दोस्तों मैं एक एग्जांपल से समझा देता हूँ, जिससे आपको तुरंत समझ में आ जाएगा ये वास्तव में होती क्या है। तो दोस्तों आप ये देखिए, मैं यहाँ एक ये गिलास लेता हूँ, है ना। तो दोस्तों ये गिलास में हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ बियर उड़ेलेंगे। अगर आपने भी कभी बियर पिए हो तो आपने देखा होगा, इसमें बियर की बोतल से बियर उड़ेलेंगे। तो दोस्तों देखोगे ये यहाँ से भरते 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 भरते, ये आप मान लीजिए ये इतना हिस्सा, इस हिस्से में तो दोस्तों जो है बियर भर रखी है, और ऊपर वाला हिस्सा ये देखोगे दोस्तों, तो ये पूरा क्या होता है, झाग से भरा हुआ होता है। आप यहाँ देख सकते हो ये पूरा हिस्सा झाग से भरा हुआ होता है, और ये यहाँ जो है वास्तविक जो बियर की जो क्वांटिटी होती है वो भर रखी होती है। कोल्ड ड्रिंक में भी ऐसा होता है, लेकिन कोल्ड ड्रिंक में जो झाग इतनी ज्यादा देर तक रहते नहीं, इसलिए आप देख नहीं पाओगे, लेकिन बियर हम जब भी यहाँ उड़ेल रहे हैं तो उसमें हम देख सकते हैं। अब दोस्तों हमको इसमें देखिए ट्रू पावर मतलब वास्तविक कितनी चीज है, तो वास्तविक तो ये यहाँ से यहाँ तक ही बियर जो भर रखी है वो तो यहाँ सकती है, यहाँ से यहाँ तक ये ट्रू पावर जो दोस्तों कहलाएगी कि वास्तव में इसमें कितनी भर रखी। अब उसमें दोस्तों बात आता है कि रिएक्टिव पावर। रिएक्टिव क्या है दोस्तों, झाग पहले से तो बड़े हुए थे, रिएक्शन के थ्रू क्या हुआ कि हमने जब बियर उड़ेले तो उसके रिएक्शन के थ्रू क्या हुआ दोस्तों, झाग बने। मतलब ये इसका जो झाग वाला हिस्सा है, ये यहाँ से यहाँ तक, ये क्या कहलाएगा, रिएक्टिव पावर कहलाएगी दोस्तों की प्रतिक्रियात्मक जो है वो शक्ति कितनी बनी। अब तीसरा हमारा बना एपिरेंट, कि हमें आभास कितनी बियर होने का हो रहा है, या गिलास में कितनी बियर भरी हुई हमें दिख रही, वही हमारी एपिरेंट पावर कहलाती है, आभासी शक्ति कहलाती है दोस्तों। वो तो जो है ये पूरी बोतल के यहाँ तक है, ये एपिरेंट जो है दोस्तों वो पावर कहलाएगी। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा ये तीनों पावर किस प्रकार से होते हैं। फिर से मैं बता देता हूँ, गिलास में हमने जो बियर उड़ेली है दोस्तों, जो वास्तविक बियर है वो तो दोस्तों ट्रू पावर कहलाएगी, जब सर्किट में केवल रेजिस्टेंस जुड़ रखा हो। बियर उड़ेलने से जो प्रतिक्रियात्मक या प्रतिक्रिया के फलस्वरूप जो चीज हुई है दोस्तों, ये जो झाग बने, तो ये वाले जो झाग है दोस्तों वो रिएक्टिव पावर कहलाएंगे, क्योंकि पहले तो है एक्शन क्या हुआ बियर के उड़ेलने का, और उसके रिएक्शन के फलस्वरूप क्या है दोस्तों ये झाग बने, तो ये क्या कहलाएगी हमारी रिएक्टिव पावर, जो अगर एल जुड़ रखा हो तो होगी। उसके बाद दोस्तों एपिरेंट पावर आती है कि आभास हमें कितने का होगा, हमें टोटल तो गिलास भरी हुई दिख रही है, लेकिन वास्तव में तो गिलास भरी हुई नहीं है, तो आभासी शक्ति क्या होगी दोस्तों, ये मतलब इन दोनों का एड रिएक्टिव पावर और जो है हमारे ट्रू पावर को हम दोनों को जोड़ दें तो ये दोस्तों एपिरेंट पावर होते हैं। अब इसके बाद हम यहाँ देख लेते हैं दोस्तों, इसी को हम जो चीज यहाँ देखते हैं, तो हमारा v क्या होता है अंडर रूट में VR का स्क्वायर प्लस VL का स्क्वायर। अब v इक्वल टू जो है दोस्तों हमारा p क्या होता है, पावर की हम बात करें तो p इक्वल टू होता है VA। तो हम यहाँ बात कर लेते हैं ये, इनको दोस्तों जो है सबको आप आई से गुणा कर दो,
यहाँ भी हमें आई से गुणा कर दो, यहाँ भी आई से गुणा कर दो, यहाँ भी आई से गुणा कर दो, कि ऑटोमेटिकली जो है पावर हो जाएगी। तो V इंटू आई और VR इंटू आई और VL इंटू आई, तीनों को मैंने आई से गुणा कर दिया। अब दोस्तों मेरा V और I जो है एपरेंट पावर है, उसके बाद VR और I जो है ट्रू पावर है, VL और प्लस I जो है दोस्तों ये हमारी रिएक्टिव पावर है। तो मैं यूं कह सकता हूं कि एपरेंट पावर का जो स्क्वायर है उसका मान कितना होगा दोस्तों, ट्रू पावर प्लस रिएक्टिव पावर, वास्तविक पावर और जो प्रतिक्रियात्मक जो शक्ति है इन दोनों का स्क्वायर का योग होगा। इसको दोस्तों VA से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे जो एपरेंट पावर है, आभासी शक्ति है, जो VA मात्रक से दर्शाते हैं, ये दोस्तों वाट से दर्शाते हैं, ये VAR से दर्शाते हैं, तो ये हम भी लिख सकते हैं। अब हम आगे दोस्तों पावर ट्रायंगल की बात करें, ये भी एग्जाम के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पावर ट्रायंगल में पूछ सकते हैं कौन से एक्स पे या किस जगह कौन सी पावर होती है। दोस्तों ये देखिए, ये जो सीधी लाइन खींच रखी है ये ट्रू पावर है, वास्तविक शक्ति है जो वाट में नापी जाती है। फिर हम दोस्तों यहाँ देख लेते हैं, ये जो एक्स अक्ष पे या हॉरिजॉन्टल पे जो दे रखी है, जो लंब पे जो दे रखी है, वो दोस्तों वो रिएक्टिव पावर के कहलाती है और VAR में जो है इसको नापा जाता है। अब दोस्तों यहाँ से जो तीर का निशान अगर ये नीचे की तरफ लगा रखा है तो इसका मतलब सर्किट में जो है दोस्तों इंडक्टेंस जुड़ रखा है, और ये तीर का निशान अगर दोस्तों ऊपर जो की ओर लगा रखा है, यहाँ लगा रखा है, तो ये दोस्तों सर्किट में कैपेसिटर जुड़ रखा है। ये चीज आप ध्यान रखिए कि ये क्या होगा। बाकी जो करंट पे या जो तिरछी लाइन पे वो दोस्तों एपरेंट पावर VA में जो नापते हैं वो दे ही रखिए। अब हम W की बात करें दोस्तों, इस वाले की ये वास्तविक पावर जो है ट्रू पावर क्या होगी, तो VA cos फाई, मैंने अभी पहले भी बताया था थोड़ी देर पहले कि जो एक्स अक्ष पे जो भी क्वांटिटी होती है वो cos में नापी जाती है, जो y अक्ष पे क्वांटिटी जो भी कोई चीज होती है वो जो है साइन थीटा में नापी जाती है, साइन फाई में नापी जाती है। आप लाल बटा का लगा के ये आसानी से निकाल सकते हो। तो दोनों पावर का जो है हमारे पास ये मान आ गया। अगर इससे रिलेटेड कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हो। अब वो दोस्तों पावर फैक्टर की बात करें तो पावर फैक्टर जो है दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, हम इसको तीन तरीके से दोस्तों जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पावर फैक्टर शक्ति गुणांक, ये बहुत ही जो है दोस्तों इंपॉर्टेंट जो यहाँ चीज बढ़ने वाली, पावर फैक्टर क्या कहलाता है। तो पहली डेफिनेशन हम देंगे दोस्तों, ट्रू पावर अपॉन एपरेंट पावर, वास्तविक शक्ति और आभासी शक्ति के जो अनुपात को है पावर फैक्टर या शक्ति गुणांक कहते हैं। ट्रू पावर हमारे पास W है और एपरेंट पावर V है, और इनको जो है दोस्तों पावर फैक्टर कहते हैं, जिसको cos फाई से भी रिप्रेजेंट जो हम कर सकते हैं, cos फाई। उसके बाद हम दोस्तों ये बात करें, W क्या है दोस्तों, IR इंटू आई, VA क्या है, V इंटू आई, और VR क्या है, I इंटू R, और V क्या है, I इंटू Z। Z यहाँ इंपीडेंस है जो थोड़ी देर पहले हमने पढ़ी थी। अब दोस्तों इसमें पावर फैक्टर जो है वो VR बटे V के भी इक्वल होना चाहिए। हमने इन दोनों के मान ही रखे हैं दोस्तों यहाँ से, और यहाँ कुछ नहीं किया। तो पावर फैक्टर VR अपॉन V से भी हम रिप्रेजेंट करते हैं, R से और Z से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो पावर फैक्टर को दर्शाने का जो है दोस्तों हमारे पास तीन तरीके हो गए, तीनों में से एग्जाम में कुछ भी पूछ सकते हैं। ये पूरी लाइन जो है दोस्तों यहाँ से इंपॉर्टेंट है, और जनरली जो है 100% यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाता है कि पावर फैक्टर की सर्किट में क्या होगा, ये आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। पावर फैक्टर को हम तीन तरीके दर्शा सकते हैं, W अपॉन VA ट्रू पावर अपॉन एपरेंट पावर से दर्शा सकते हैं, VR अपॉन V से दर्शा सकते हैं, R बाई Z से दर्शा सकते हैं, और cos फाई से भी दर्शा सकते हैं। तीनों में से कोई भी चीज पूछी जाए तो दोस्तों आपको यहाँ ध्यान रखना है। cos फाई इन दोनों के बीच का जो है कोसाइन एंगल जो है पावर फैक्टर कहलाता है। अब दोस्तों हम यहाँ बात कर ले कि जब हमारे सर्किट में केवल रेजिस्टेंस ही जुड़ा हो, हमारा सर्किट प्योर रेजिस्टिव ही हो, हमने ऐसी चीजें लगा रखी जो केवल रेजिस्टेंस लगती है, उसमें और कुछ नहीं है, तो दोस्तों उसमें पावर फैक्टर जो होता है दोस्तों 1 होता है। 1 क्यों होता है, क्योंकि दोस्तों जब हम रेजिस्टेंस जोड़ेंगे तो यहाँ V और जो हमारा I है उसके बीच का जो दोस्तों फाई या कोण है जो 0 डिग्री होता है, और cos 0 डिग्री का मान होता है दोस्तों 1। तो हम जो भी यहाँ निकालेंगे R बाई Z या कोई भी पावर फैक्टर निकालेंगे, cos फाई निकालेंगे, तो वो दोस्तों कितना होता है, 1 होता है। तो यह ध्यान रखना है कि रेजिस्टिव कोई सर्किट बोलते हैं। अब रेजिस्टिव क्या होता है दोस्तों, हीटर हो गया, गीजर हो गया, प्रेस हो गया, टंगस्टन फिलामेंट वाला बल्ब हो गया, तो इनमें पावर फैक्टर दोस्तों ज्यादा खराब नहीं होता, इसमें यूनिटी पावर फैक्टर होता है। मतलब वोल्टेज और करंट के बीच में कोई भी लीडिंग या लीडिंग जो होती है ऐसी कोई भी नहीं होती, और सर्किट के ऊपर कम से कम प्रभाव पड़ता है। इसके अपोजिट हम दोस्तों बात कर ले कि कोई भी ऐसा सर्किट जिसमें या तो कैपेसिटिव हो, उसमें ज्यादातर कैपेसिटर जुड़ रखे हो प्योर, या हम बात कर ले दोस्तों इंडक्टर जुड़ रखे हो, तो उस दोनों स्थिति में जो दोस्तों फाई की जो मान है वो दोस्तों 90 डिग्री होता है, और cos 90 डिग्री का मान होता है दोस्तों 0। तो हम कैपेसिटर प्योर कैपेसिटिव सर्किट की बात कर ले या प्योर रेजिस्टिव सर्किट की बात कर ले, उन दोनों में पावर फैक्टर जो है दोस्तों 0 होगा। तो ये पूरी पावर फैक्टर की जो है कहानी है, ये जो आपको ध्यान रखना है दोस्तों। यहाँ क्वेश्चन है जो बहुत बार पूछा जा सकता है। आपको ये टॉपिक कैसा लगा आप दोस्तों जरूर कमेंट करके बताएं, और अगर इसमें कोई और चीज़ समझ में नहीं आ रही तो आप कमेंट में बताएं, ताकि मैं उसको
नेक्स्ट में दोस्तों उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और दोस्तों अधिक से अधिक जो आपके जो भी मित्रगण हैं उनके साथ शेयर करें ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सकते हैं। मिलते हैं कल एक फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।